तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल को लेके हम बात करेंगे, लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बिंग, याहू, ये सारे सर्च इंजन्स आ जाते हैं बेसिकली। हम आज ज़्यादातर डिस्कशन में गूगल का वर्ड मैं यूज़ करूँगा, बट गूगल मीन्स सर्च इंजन। गूगल जो है वो वेबसाइट्स को क्रॉल करता है, वहाँ पे देखता है कि किस तरीके के कीवर्ड्स हैं, क्या चीज़ें हैं, उन पे किन चीज़ों पे इंडेक्स करना है, और बेस्ड ऑन दैट फिर जो गूगल की रैंकिंग्स होती हैं जो हम सर्च करते हैं उन चीज़ों के ऊपर वो ला रहा होता है बेसिकली रिजल्ट्स को। ठीक है, तो ये एक चीट शीट है मॉज वालों की बेसिकली, इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है बेसिकली moz.com के ऊपर। मैंने उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया है और ये मैं HR ऐप पे ऐड भी करवा दूंगा बेसिकली, ताकि इजीली जो है वो हमारे पास एक्सेसिबल हो। अच्छा, क्विकली गो थ्रू करता हूँ। हाँ, टाइटल का टैग होता है बेसिकली, हमारे पास HTML में जो है वो टाइटल का टैग डालते हैं, जो कि ब्राउज़र में। एक सेकंड, मैं अपनी ना स्क्रीन शेयरिंग को ज़रा रोकता हूँ, एक सेकंड दो मुझे आप लोग। मैं एक्चुअली ब्राउज़र के अंदर खोल देता हूँ इस चीज़ को, ताकि मैं आप लोगों को ना कुछ एग्जांपल्स भी दिखा सकूँ एट द सेम टाइम। ठीक है, लेट मी सी 2020। ठीक है, लेट मी ट्राई एंड शेयर दिस अगेन। शेयर 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 कहाँ है, शेयर कहाँ है? ठीक है, ब्राउज़र कहाँ है? ये रहा ब्राउज़र। ठीक है, अब आप लोगों को होपफुली जो है मेरा गूगल क्रोम नज़र आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, अच्छा, लेट्स सी इफ आई कैन जूम दिस इन अ बिट। ठीक है, टेक्स्ट होपफुली विजिबल होगा आप लोगों को। मैं जो है वो डिजिटल डिविडेंड की वेबसाइट खोल लेता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे टाइटल के टैग की। ठीक है, तो टाइटल का टैग होता है, ये ब्राउज़र के अंदर आता है, ये जो नज़र आ रहा है डिजिटल डिविडेंड वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं कि 50 to 60 कैरेक्टर्स में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इसके अंदर होने चाहिए बेसिकली, और एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि यूज़र को सेंस बनाए। क्योंकि अगर हम गूगल में जाते हैं और हम कुछ सर्च करते हैं, अभी तो मैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा .com आ रहा है, तो आप इसमें देखोगे ये जो टाइटल है ना ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट कंपनी इन कराची लिखता हूँ, अपना सिर्फ एक चेक करने के लिए कि शायद हम इस पे हों, डिजिटल डैश। ठीक है, हम इस पे नहीं हैं, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, चलें, बैड लक, कोई और एग्जांपल। ओके, चलो सही है, ऐप डेवलपमेंट कराची में हमारे। ठीक है, तो अब देखो, अगर कोई बंदा ऐप डेवलपमेंट कराची सर्च करता है और अगर रिजल्ट पे आता है तो उसको कोई रेलेवेंट चीज़ दिखनी चाहिए टाइटल के अंदर। ठीक है, तो वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी काफ़ी रेलेवेंट है। ये जो लाइन लिखी हुई है ये थोड़ी सी ना इररेलेवेंट है बेसिकली, आप देखोगे देयर वर्क इंक्लूड्स फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट कंपेयर टू, अगर आप यहाँ पे देखो ये तो कुछ रेलेवेंट चीज़ें बता रहा है। ठीक है, तो मैं वापस से शीट पे जाता हूँ। तो ये टाइटल के टैग्स ये बहुत ज़रूरी होने चाहिए। हम कोई भी पब्लिक फेसिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो टाइटल के टैग हर पेज पे होना लाजमी है, उनका यूनिक होना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम DD की वेबसाइट बना रहे हैं तो सब में टाइटल DD लिखा हुआ हो बेसिकली। ठीक है, ये मैंने एक्चुअली हमारी हमने जो वेबसाइट्स बनाई हैं उनमें होता हुआ देखा है कि एक वेबसाइट लाइव हो रही है जिसमें सारे टाइटल टैग्स ना बस कंपनी का नाम दिया हुआ है बेसिकली। तो अगर अगर वो डुप्लीकेट होंगे, सेम होंगे, तो जो है वो गूगल इस चीज़ पे बहुत कंप्लेन करता है और जो है वो एरर्स दे रहा होता है बेसिकली। गूगल का एक सर्च कंसोल का टूल है उसके अंदर। इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये हम हेड के अंदर मेटा के अंदर डालते हैं। ये वो डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ शो होता है, ये इधर। जहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता गूगल को तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से जो भी उसको उठाना है पेज के कंटेंट में से वो उठा लेता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर्च इंडेक्सिंग के लिए, उसके भी कुछ रूल्स हैं। 160 कैरेक्टर्स से नीचे होना चाहिए, हर पेज का डिस्क्रिप्शन यूनिक होना चाहिए, वेल रिटन होना चाहिए, ताकि सेंस बनाए जो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है यूज़र को और सेंटेंस फॉर्म में हो बेसिकली।
तो ये चीज़ें हमें मेक श्योर करना है कि फ्रॉम द डेवलपमेंट परस्पेक्टिव, मैनेजेरियल, यानी ये सारी चीज़ें हम इस वक्त गो थ्रू इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पता हो और आप लोग अपने जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, जिन प्रोजेक्ट्स में आगे काम करोगे, उन चीज़ों में फिर क्वालिटी के एंड से ये चीज़ें मेक श्योर कर सको कि ये चीज़ें मौजूद हों। कुछ केसेस के अंदर जो हैं वो क्लाइंट्स कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो हमें क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि भाई आप हमें मेटा डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करें। कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें हम क्लाइंट के लिए कंटेंट का काम कर रहे होंगे, हम कंटेंट लिख रहे होंगे, तो उसमें फिर हमारी जो एसईओ कंटेंट की टीम होती है वो फिर ये काम करेगी बेसिकली। तो कौन प्रोवाइड करेगा, ये चीज़ डिपेंड करती है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स और लीड ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन फ्रॉम अ क्यूए परस्पेक्टिव ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ रेज हो कि भाई अगर टाइटल टैग मिसिंग है, मेटा डिस्क्रिप्शन के टैग मिसिंग है, ठीक है। इसी तरह इमेज का टैग हर जगह यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है, लेकिन एक आपको बहुत ही कॉमन चीज़ मिलेगी कि हम इमेज के टैग के अंदर कभी भी ALT का ऑल्ट का टैग नहीं डालते, ठीक है। ALT का टैग जो है वो एसईओ पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गूगल के अंदर जो है इमेजेस भी इंडेक्स होती हैं, और इमेजेस के अंदर जो ऑल टैग्स हैं उसके बेसिस के ऊपर भी कीवर्ड्स की रैंकिंग मैटर करती है। और इसी तरीके से हाइट एंड विड्थ जो है वो बताए भी होने चाहिए हर इमेज के टैग के अंदर। तो ये भी चीज़ें हमें थोड़ी सी मेक श्योर करनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा, कुछ और चीज़ें हैं अगेन इसमें से मैं क्विकली अब थोड़ा सा अपनी स्पीड तेज़ करूँगा टू क्विकली गो ओवर दिस। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होगा। इस सेशन का पर्पस ये नहीं है कि आपको जो है ना पूरा का पूरा हर चीज़ एसईओ की मैं सिखा सकूँ। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को एक क्विक ब्राउज थ्रू करा दूँ इस डॉक्यूमेंट का। आप लोग फिर अपने टाइम पे इसको थोड़ा सा डिटेल में गो थ्रू करो, फिर फ्यूचर में भी कुछ डिटेल सेशंस भी प्लान करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं जिनका हमें आगे से ख्याल रखना है। एंकर वगैरह की जो हम लिंक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसका अंदर एक जो ज़रूरी चीज़ है वो होती है कि एक कॉन्सेप्ट होता है नो फॉलो का, ठीक है। नो फॉलो का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो हम कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, नॉर्मली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है कि अगर तो हम उन कोई एक्सटर्नल लिंक लगा रहे हैं, ठीक है, कि हमारी डीडी की वेबसाइट है, डीडी की वेबसाइट के ऊपर जो लिंक लगा हुआ है वो लगा हुआ है microsoft.com का, तो यानी वो डीडी की वेबसाइट के लिए वो एक एक्सटर्नल लिंक है, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल लिंक जो है उसके ऊपर नो फॉलो लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये एक एसईओ की प्रैक्टिस है। इसके पीछे एक पूरी लॉजिक है कि अगर नो फॉलो लगा हुआ होता है तो गूगल जो है वो जो अपना जो एक एल्गोरिदम होता है, पॉइंट्स का स्कोरिंग का सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें वो स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं दे रहा होता उस यूआरएल को। तो उसकी डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड ही डिटेल है। लेकिन जो है वो हम इस चीज़ को जहन में रखें कि जो आउटबाउंड लिंक्स होंगी, आउटबाउंड लिंक्स के अंदर हमारे पास नो फॉलो का होना चाहिए बेसिकली एंटर्ड। ये वेब मास्टर टूल्स हैं डिफरेंट ब्राउज़र्स के। बिंग वेब मास्टर टूल है, येंडेक्स है, याहू वालों का, गूगल का। अगेन ये एसईओ की टीम्स के लिए ज़्यादा है ज़रूरी, लेकिन अक्सर केसेस में डेवलपमेंट टीम्स को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अगर गूगल को कोई तकलीफ होती है, कोई एरर्स होते हैं, ठीक है, या बिंग को कोई एरर्स आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं बेसिकली। लेकिन इन मोस्ट केसेस मार्केटिंग टीम्स इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, कैनोनिकलाइजेशन सही है, कैनोनिकल यूआरएल सही है, ये प्रोनाउंसिएशन बड़ी मुश्किल है, लेकिन कैनोनिकल यूआरएल्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हम समझें, सब समझें। और ये एक्चुअली पॉइंट ऐसा है कि जो टीम में हर बंदे को पता होना चाहिए कि अगर आप सर्च इंजन या आप डीएनएस की दुनिया में जाते हो, ठीक है, यानी हमारे लिए हम कहते हैं www.example.com, example.com या example.com/index.html या /home, ये सब चीज़ें एक है। लेकिन जब आप सर्च इंजन की दुनिया में जाते हो, डीएनएस की दुनिया में जाते हो, डोमेन की दुनिया में जाते हो, ये सब चीज़ें अलग हैं। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। विद www अलग चीज़ है, विदाउट www अलग चीज़ है, /home या /index सही है, या /root, भले खुल वही चीज़ रही हो विजुअली ब्राउज़र में, लेकिन गूगल की दुनिया में ये सब अलग चीज़ें हैं बेसिकली,
ठीक है, तो अगर तो गूगल को बताया नहीं जाएगा कि ये सब चीज़ें एक हैं, ठीक है, तो वो ट्रीट करेगा कि ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, और फिर वो अ, इन सब चीज़ों को ना सेपरेटली पीनलाइज करेगा। वो बोलेगा कि यार ये 3-4 पेजेस हैं वेबसाइट में, सब में एक ही कंटेंट है, तो ये तो बिल्कुल ना कोई 2 नंबर साइट है बेसिकली, कंटेंट डुप्लीकेशन कर रही है, इसको तो इंडेक्स में ना ऊपर आनी ना दो। तो उसका अपना जो भी एल्गोरिदम होता है उसमें फिर वो पिनलाइज करता है, तो गूगल को बताना पड़ता है बेसिकली कि जो है वो कैनोनिकल यूआरएल कौन सा है, प्रेफर्ड यूआरएल कौन सा है। गूगल को बता रहे हो कि भाई ये हमारा कैनोनिकल यूआरएल है। तो अब आपके होम पेज के ऊपर अगर ये टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, आई डोंट नो कितना विजिबल है, हाँ हाँ सॉरी, ये छोटा सा है यहाँ पे लिंक href और फिर आप rel इज इक्वल टू कैनोनिकल बता रहे हैं बेसिकली। तो ये इससे जो है ना वो क्या होगा, आपके अगर होम पेज पे ये पड़ा हुआ है तो गूगल जब www वाले को क्रॉल करेगा उसको भी ये कैनोनिकल मिलेगा, तो देख लेगा यार ओके ये इवन दो मैंने क्रॉल तो www डॉट को किया है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक ही पेज है, या /index.html पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एक ही पेज है, तो ये ऑलरेडी एक ही पेज है, डेवलपर ने बताया हुआ है मुझे कि एक ही पेज है, तो इसको एज वन पेज ही ट्रीट करो और इसको पिनलाइज ना करो। ठीक है, तो ये एक और चीज़ है जो कि काफ़ी ज़रूरी है जहाँ पे हम क्वेरी स्ट्रिंग्स वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कैनोनिकल यूआरएल्स बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि डालना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। आप बताएं कि आपका कौन सा प्रेफर्ड यूआरएल है, कि आप विद www यूज़ कर रहे हैं या विदाउट www यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक सेक्शन ये HTTP स्टेटस कोड्स का यहाँ रह गया है बेसिकली। ठीक है, ये कुछ सर्टन स्टेटस कोड्स हैं जो हमें ब्राउज़र में नज़र आते हैं। ठीक है, ब्राउज़र के अंदर हमें नज़र आते हैं अगर तो हम पेज को लोड करते हैं। अच्छा ये अभी अभी चलेगा नहीं, बल्कि होल्ड ऑन, मैं दोबारा से स्टॉप शेयर करता हूँ, सॉरी, और मैं दोबारा से अपनी पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को मेरी पूरी स्क्रीन दिखेगी आइडियली। ठीक है, मैं डीडी की ये वेबसाइट खोलता हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम मेरे पास ज़्यादा है नहीं, मैं लेकिन फिर भी लेट्स जस्ट ट्राई एंड सी इफ वी कैन। ठीक है, हम यहाँ नेटवर्क के टैब में जाते हैं, तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे स्टेटस कोड्स आते हैं, जो चीज़ें लोड हो रही है ना, स्टेटस कोड्स हमें बता रहा होता है कि क्या चीज़ है, 200 है, 301 है, परमानेंटली मूव्ड है, 400 है, तो ये स्टेटस कोड्स हैं जो यहाँ से दिखते हैं बेसिकली। ठीक है, 200 जो है वो सबसे अच्छा वाला है कि भाई कोई मसला नहीं है, सब कुछ है। फिर बाकी ये अगर रीडायरेक्शन लगे हुए हैं या 404 है, ठीक है, ये है कि भाई ये चीज़ वहाँ मौजूद ही नहीं है बेसिकली। अब एक मसला जो है ना बहुत बड़ा, वो मसला ये है कि अगर मैं कोई एक ऐसा पेज चलाता हूँ वेबसाइट के अंदर मेरी जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने यहाँ पे एक पेज चला दिया हेलो वर्ल्ड /hello world, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आ गया 404, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 404 नॉट फाउंड। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ गया कि 404 ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता, एज अ यूज़र मुझे दिख गया कि भाई ये जो है वो, अगेन एज अ यूज़र तो मुझे पता भी नहीं है 404 क्या होता है, लेकिन एटलीस्ट मुझे यहाँ पे आ गया कि भाई ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, नथिंग वाज फाउंड। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो अब देखो यहाँ पे ना मुझे दिखा रहा है 404। ठीक है, अब गूगल को जब ये 404 मिलेगा ना तो गूगल को भी पता होगा कि हाँ, क्योंकि गूगल तो ये नहीं समझता ना, अब यहाँ पे आपने कोई फ्रेंच लिखी है, इंग्लिश लिखी है, क्या लिखी है, ये चीज़ें गूगल तो नहीं देखता, गूगल तो कोड समझता है बेसिकली। तो जो है वो उस केस के अंदर जो है वो गूगल को जब 404 ये कोड मिलेगा, ठीक है, तो उसको पता होगा कि हाँ यार ये पेज ना अब हट गया है। ठीक है, और वो वेब मास्टर टूल में एक एरर रिपोर्ट करेगा कि भाई आपका ये पेज हट गया है, क्या वाकई में हट गया है, गलती से तो नहीं हटा। ठीक है, वो एक एरर रिपोर्ट करेगा जिसमें हम उसको बता सकते हैं हाँ यार ये वाकई में हट गया है, अब हमें इसका काम नहीं है, आप इसको इंडेक्स से निकाल दें। लेकिन अक्सर केसेस में क्या होता है, और ये मेजॉरिटी वेबसाइट्स में, ये आई थिंक डीडी की वेबसाइट पहली वेबसाइट है जो कि काफ़ी महीनों में मैंने देखी है जिसमें 404 एक्चुअली एरर कोड मुझे मिल रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेजॉरिटी वेबसाइट्स में क्या होता है बेसिकली कि जिन पे हमने काम किए हैं कि 404 यहाँ नज़र तो आता है, लेकिन जो पीछे कोड होता है ना, एरर कोड, वो 200 आ रहा होता है। तो अब होता क्या है कि यार क्लाइंट कह रहा है यार गूगल एरर दे रहा है,
के जो है ना, अच्छा अब मज़े की बात ये है कि गूगल के लिए तो ये 404 नहीं रहा ना, गूगल के लिए तो 200 है। और फिर मैं हेलो वर्ल्ड लिखूं, हेलो वर्ल्ड 2 लिखूं, कुछ भी लिखूं, उसके ऊपर ना वो ये दिखाएगा। गूगल के लिए तो वैलिड पेज हो गया क्योंकि उसको 200 मिल रहा है, तो गूगल फिर कंप्लेन करता है, अजीब व गरीब किस्म के एरर देना शुरू करता है ना, डुप्लीकेट कंटेंट के और खतरनाक किस्म के एरर देता है बेसिकली। तो अब क्लाइंट फिर रिपोर्ट करते हैं, यार गूगल ये एरर दे रहा है, हम कहते हैं देखो 404 है तो सही। अब वो जहाँ पे क्लाइंट नॉन टेक्निकल नहीं होता और हमें भी नहीं पता होता, तो हम ये देखते भी नहीं है कि यार यहाँ पे 404 की जगह 200 आ रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी जो है वो हमें ख्याल करनी चाहिए। ये जो एरर कोड्स हैं इनके अंदर के, ये एरर कोड्स का मकसद है, ठीक है, परमानेंट रीडायरेक्ट, टेम्पररी डायरेक्ट, तो प्रॉपर एरर कोड्स आ रहे हैं या नहीं आ रही है, थोड़ा सा जो है ना वो होना ज़रूरी है। अयाज ने सवाल पूछा है कि अगर कैनोनिकल यूआरएल डाल दें तो परमानेंट रीडायरेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैनोनिकल यूआरएल डाल देते हैं तो एसईओ पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, गूगल के एस्पेक्ट से आपको वो परमानेंट रीडायरेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस गूगल के अलावा कुछ और ब्राउज़र्स, सही है, आई डोंट नो अबाउट बिंग, लेकिन कुछ ऐसे सर्च इंजन्स भी हैं जो कि इतने स्मार्ट नहीं हैं गूगल की तरह के। तो वो लोग अभी भी ना रिलाय करते हैं परमानेंट रीडायरेक्ट टू नॉन ट्रिपल डब्ल्यू वाली चीज़ पे, जो हम डेवलपर्स से करा रहे होते हैं। वो ये होती है कि भाई वेबसाइट जब भी चले, अगर यूज़र टाइप करे ट्रिपल डब्ल्यू या ना टाइप करे, हमेशा वेबसाइट ना चले एक ही उस पर, ठीक है। तो मैं अगर जो है वो जैसे यहाँ पे विदाउट ट्रिपल डब्ल्यू चल रही है और मैं अगर ट्रिपल डब्ल्यू के साथ भी डालता हूँ, तो उस केस में फिर इसको ऑटोमेटिकली ना वो पीछे से एक परमानेंट रीडायरेक्ट कर दे उस पर, जैसे इसने अभी कर दिया, इसने खुद ही ट्रिपल डब्ल्यू हटा दिया बेसिकली, ठीक है। तो गूगल के लिए ज़रूरत नहीं है अयास, लेकिन दूसरे सर्च इंजन्स को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम इस चीज़ को डालें अभी भी, अभी इससे जान नहीं छूट सकती हमारी। ठीक है, टाइम शॉर्ट है, मैं नीचे आ रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि मैं डॉक्यूमेंट पूरा कर सकूँगा। यूआरएल की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, ठीक है। अगेन ब्रेकडाउन बताया हुआ है यहाँ पे एक यूआरएल का कि भाई पहले प्रोटोकॉल है, फिर आपका जो है वो ये 2 पे जो है वो सब डोमेन है, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए, जैसे store.example.com लिखा है ना, तो जैसे हम लिखते हैं www.example.com, तो जैसे वो जो ट्रिपल डब्ल्यू है ना, एक्चुअली डोमेन की दुनिया में वो ट्रिपल डब्ल्यू एक सब डोमेन है। एक्चुअल जो डोमेन है ना वो है example.com, digital-dividend.com। वो जो ट्रिपल डब्ल्यू है ना वो एक्चुअली एक कॉमन हमारे लिए बन गया है कि www.example.com और example.com एक ही चीज़ है, लेकिन एक्चुअली ट्रिपल डब्ल्यू जो है वो एक सब डोमेन है, ठीक है, जो इस्तेमाल होता है बेसिकली, वो एक चीज़ नहीं है। उसके बाद एक्चुअल आपका डोमेन है, फिर आपका जो है वो ये जो .com आ रहा है, जो TLD कहते हैं, जहाँ पे या .org आएगा या .pk आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये सब फोल्डर का एक सॉर्ट ऑफ स्कीमा आ रहा है बेसिकली। तो अब इसमें यूआरएल के अंदर जो मेन चीज़ है जो हम अब गोइंग फॉरवर्ड मेक श्योर करते हैं हर चीज़ में, वो ये करते हैं कि यूआरएल्स रीडेबल हों, यूआरएल्स के अंदर आईडीज़ बहुत सारी ना आ रही हों, /, XYZ 1 2 3 4 5 जो पहले ज़माने में हम कर रहे होते थे, हम उसको रीडेबल रखें, ह्यूमन रीडेबल रखें। जिस तरह अगर हम यहाँ पे भी कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी वेबसाइट पे आप देखोगे, तो अब जैसे ये यहाँ पे है, ये स्वीडिश है लेकिन ये सर्विसेज है बेसिकली /services, तो हमें इसको रीडेबल होना ज़रूरी है बेसिकली यूआरएल्स को बेसिकली, ठीक है। robot.txt एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता होता, ठीक है। robot.txt के थ्रू जो है ना वो हम लोग ये बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि कौन सी जो है वो सर्च इंजन्स क्रॉल करें या ना करें और कहाँ क्रॉल करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे द लर्निंग एप्स की robot.txt में हमने बताया है कि यूज़र एजेंट स्टार, ठीक है, यानी सारे के सारे जो हैं वो सर्च इंजन्स को आप आने दें, कोई मसला नहीं है, सिर्फ एडमिन में ना जाने दें, WP एडमिन में, ठीक है। लेकिन ये admin.ajax को अलाउ करें, आई डोंट नो ये हमने क्यों अलाउ किया हुआ है, बट क्या ये बज़ाहिर यही रहा है कि आप इसको अलाउ करें बेसिकली, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो हम एक और वेबसाइट का एग्जांपल देखेंगे, माई कलरिंग पेजेस ऑनलाइन का,
तो robot.txt के थ्रू आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ जो है ना, अब यहाँ पे हमने स्टैटिक यूज़ करने की बजाय हमने मेहनत की है, ठीक है। एक अच्छा है, आप लोगों को एक एग्जांपल मिल रहा है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे हमने स्टैटिक भी यूज़ किया है कि हर चीज़ अलाउ करो, लेकिन हमने फिर मेहनत भी की है। हमने स्पेसिफिकली बोला है कि गूगल बॉट को भी अलाउ करो, जो इमेज वाला गूगल बॉट है उसको भी अलाउ करो, मोबाइल को भी अलाउ करो, MSN को भी अलाउ करो। तो ये एक्चुअली इस मेहनत की ज़रूरत नहीं थी, इस इतनी सारी मेहनत की, सिर्फ ये आखिरी 3 लाइनें ही काफ़ी थी कि हम वो CGI बिन को डिसअलाउ कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें स्टार में अलाउ कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ों की हमें ज़रूरत थी नहीं बेसिकली, लेकिन ठीक है, आप लोगों को एक आइडिया हो गया। तो robot.txt के थ्रू हम, यानी रोबोट के वर्ड से आप समझें जो बॉट्स होते हैं, गूगल बॉट, क्योंकि रोबोट होते हैं ना जो ये आके क्रॉल कर रहे होते हैं पेजेस को, तो आप बता सकते हैं कि भाई कौन से रोबोट्स अलाउ करने हैं, कौन से रोबोट्स अलाउ नहीं करने, ठीक है। और रोबोट्स में सर्च इंजन्स भी आ जाते हैं, रोबोट्स में और भी दूसरे तरह के क्रॉलर्स होते हैं जो कि डेटा गैदरिंग वगैरह कर रहे होते हैं बेसिकली, तो उनकी भी अब यहाँ पे हम कन्फिगरेशंस कर सकते हैं बेसिकली, स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये ज़रूरी है इसके बारे में पता होना, ये वाली चीज़ में, क्योंकि अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि हम वेबसाइट्स को लाइव लेके जाते हैं किसी डोमेन पे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो गूगल में इंडेक्स ना हो, क्रॉल ना हो, ठीक है। तो उस केस में जो है वो रोबोट्स को के थ्रू हम ब्लॉक कर सकते हैं कि वेबसाइट लाइव हो, क्लाइंट उसकी टीम रिव्यू कर सकती है, ठीक है, लेकिन सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होगी बेसिकली, ठीक है। तो ये पूरा सेक्शन रोबोट्स के हवाले से ही बता रहा है कि कौन से डिफरेंट एजेंट्स वगैरह हैं। हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे फेसबुक का बॉट को अलाउ करना है नहीं करना है, इसी तरह जो है वो एड्स के अलग बॉट हैं, डिफरेंट मीडिया पार्टनर्स हैं, सब चीज़ें इसमें अलग अलग आ रही होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्विकली स्किप करने के लिए करूँगा बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। अच्छा, नेक्स्ट जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो साइट मैप है, ठीक है। हम साइट मैप भूल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि साइट मैप होता क्या है, ठीक है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि साइट मैप जो है वो फुटर में एक छोटी सी लिंक होती है जिसके ऊपर साइट मैप लिखा होता है, और उस पर क्लिक करते हैं तो एक पेज खुलता है जिसके अंदर सारे पेजेस की लिंक होती है, ठीक है। तो वो जो साइट मैप होता था, जो फुटर में एक साइट मैप की लिंक होती थी जिसके क्लिक करने के ऊपर सारे लिंक्स होते थे, वो यूज होता है अभी भी, लेकिन वो पहले होता था जब सर्च इंजन्स और क्रॉलर्स ना इतने स्मार्ट नहीं थे, इतने, उनको कोई जगह चाहिए होती थी जहाँ पे उनको सारी लिंक्स मिलें। अब जो गूगल के क्रॉलर्स हैं, बाकी भी सर्च इंजन्स के क्रॉलर्स हैं, वो इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो खुद से ना वेबसाइट के पेजेस को क्रॉल करके, ठीक है, वो निकाल लेते हैं यूआरएल्स। और हम तो आई थिंक हमने भी काफ़ी जो है वो प्रोजेक्ट्स के अंदर खुद भी क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट किया है, तो टीम में भी लोगों को पता है कि भाई क्रॉलिंग किस तरीके से होती है, क्या होती है। लेकिन जो मेन जो पर्पस होता है ना साइट मैप का, वो होता है, साइट मैप होती है एक XML फाइल होती है बेसिकली, एक XML साइट मैप होता है, ठीक है। और वो XML साइट मैप ना वो सर्च इंजन्स को सबमिट किया जाता है पेज की डिस्कवरी के लिए, ठीक है, ताकि जो है वो एक जगह पे, अगेन वही वाली कॉन्सेप्ट जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन आप जो है वो उसको सारे पेजेस एक साथ दे दें, फिर वो क्रॉल करता रहे। तो साइट में बहुत सारे केसेस में ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे पेजेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत स्पीड से बन रहे हैं बेसिकली, वहाँ पे ना उसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अगर कोई एक ऐसी वेबसाइट है, जैसे हमारी एक वेबसाइट है thelearningapps.com की, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रिंटेबल्स हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी गेम्स हैं, क्विजेस हैं, बहुत कुछ है, और कंटेंट ऐड हो रहा होता है। एक टाइम ऐसा था, अभी रिसेंटली कुछ टाइम से हमने थोड़ा सा जो है वो ब्रेक दिया है टीएलई की टीम को कि कंटेंट डालना कुछ कम हुआ है, वरना बहुत स्पीड से जो है वो टीम इसमें कंटेंट ऐड करती थी। तो उसकी फैसिलिटेशन के लिए ना, कि गूगल को जल्दी जल्दी कंटेंट मिले, फिर आप जो है ना वो साइट मैप जो है वो बनाते हैं, और उसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो दिया हुआ है सर्च इंजन्स का ना, एक एग्रीड फॉर्मेट है, एक प्रोटोकॉल है कि उस पर बनेगा बेसिकली, ठीक है। तो यानी ये मैंने इसका खोला है, ये अलग अलग साइट मैप्स बने हुए हैं बेसिकली, और इसके अंदर एक XML फॉर्म के अंदर जो है वो आपको, अगर ये खुल जाए आपको XML फॉर्म में ना, ये एक्चुअली XML है, ये हमें देख कभी इस तरह रहा है क्योंकि ब्राउजर इसको इस तरह लोड कर रहा है, लेकिन ये XML है, जब गूगल इसको रीड करेगा तो ये सारे URLs इसके अंदर आ रहे हैं बेसिकली, सारी चीज़ें, और लास्ट कब मॉडिफाई हुआ था ये भी आ रहा है, तो एक फॉर्मेट है। तो ये जो साइट मैप डॉट XML है,
ये होना बहुत यानी अगर कोई छोटी वेबसाइट है 3-4 पेज की तो मे बी ज़रूरत नहीं है या बहुत कम कम कंटेंट ऐड हो रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी वेबसाइट है, जैसे हमने machinesells.com पे काम किया था, एक वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा मशीनें उसमें ऐड होती थी, लर्निंग एप्स है, बीच में क्लिनिक स्पेस करके प्रोजेक्ट पे काम हुआ था जिसमें क्लिनिक्स ऐड हो रहे थे बहुत स्पीड से। तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स में ना ज़रूरी है कि साइट मैप हो, ताकि जो है वो गूगल फिर आके गूगल के पास साइट मैप सबमिटेड होता है तो गूगल चेक करता है, उस साइट मैप को रीड करता है, देखता है कोई नए पेजेस आए तो नहीं है जो हमने अभी तक क्रॉल नहीं किए, अगर नहीं है तो वो उनको क्रॉल कर लेता है बेसिकली। ठीक है, और साइट मैप एक्सएमएल फॉर्म में भी होता है, और सॉर्ट ऑफ एचटीएमएल फॉर्म में भी कुछ केसेस के अंदर। आई थिंक इनका एचटीएमएल का भी एक फॉर्मेट है जो यहाँ नहीं डिफाइंड है, वो भी होता है, लेकिन नॉर्मली एक्सएमएल जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस है और गूगल में फिर वो वेब मास्टर में सबमिट भी होते हैं। ठीक है, अच्छा नीचे जा रहा हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें इनमें से ऐसी हैं जो अगेन मुझे भी नहीं पता तो आई जस्ट स्किप दोस। जो है मेरा भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एसईओ का, कुछ है, तो कुछ चीज़ें मैं जो है वो स्किप करूँगा इसमें से जो कि मुझे नहीं पता, और वो मे भी हम किसी और पॉइंट पे जो है वो करेंगे। अब जैसे ये चीज़ है, ये जो सोशल मेटा डेटा है, ओजी टैग्स वगैरह, ये हम अक्सर वेबसाइट्स में नहीं डालते। इसका मेन पर्पस एक आप लोगों ने देखा होगा, हम फेसबुक वगैरह पे ना शेयर करते हैं जब कोई यूआरएल, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली ना पिक करता है इमेज और टाइटल, और वो पोस्ट की पिक करता है। तो ये ओपन ग्राफ के टैग्स होते हैं बेसिकली, मेटा टैग्स होते हैं फॉर सोशल डिफरेंट सोशल वेबसाइट्स के जो बॉट्स हैं उनके लिए, कि जब वो ये ग्रैब करने आए डेटा, तो हम स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि यार ट्विटर में ना ये ओजी टैग ट्विटर का हम अलग बता सकते हैं, हम फेसबुक का अलग बता सकते हैं, तो वो हम अलग अलग ना डिफाइन कर सकते हैं ओपन ग्राफ टैग्स। बेसिकली जैसे ट्विटर का कार्ड है, तो भाई वो कार्ड में क्या क्या चीज़ें आएंगी इस पेज पे, जब ये पेज क्रॉल होगा तो वो हम बता सकते हैं, क्योंकि अगेन सोशल जो मीडिया है वो अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हर यूआरएल मार्केटिंग की जहाँ भी बात आती है तो सोशल मीडिया पे शेयर होता है, तो सोशल मीडिया पे वो सही दिखना चाहिए, यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए उस पेज के हवाले से। तो अगेन ये चीज़ काफ़ी केसेस में हम मिस कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो जो हमारा मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है वो पिक हो जाता है फेसबुक पे, ट्विटर पे। लेकिन ये एक चीज़ है जो कि जहाँ पे हम प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें ना, तो वहाँ ये चीज़ें कर रहे होते हैं, आ रही होती हैं कि ये चीज़ें करी जाएं और इंक्लूड हों बेसिकली। ठीक है, और फिर उसमें जो है वो इमेज साइजेस वगैरह जो हैं वो स्पेसिफिक उनके होते हैं कि क्या मिनिमम है क्या मैक्सिमम है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिच स्निपेट एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा, इसको अभी स्किप करते हैं, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बेसिकली, इसको हम किसी और पॉइंट पे देख सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी अभी छोड़ दें बेसिकली, साइट में वर्जन्स की बात हो गई बेसिकली। ठीक है, ठीक है, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। वो कुछ चीज़ें हैं एडवांस हैं, उनको हम बाद में देख सकते हैं मजीद, जैसे पेज, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पेज स्पीड है ना, तो पेज स्पीड का अपना पूरा एक सेशन करना पड़ेगा बेसिकली, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का अपना एक पूरा एक सेशन होगा, वो अभी हम कवर नहीं कर सकेंगे उन चीज़ों का ऊपर बेसिकली। ठीक है, तो उनको हम किसी और पॉइंट पे देखेंगे, ये वाली चीज़ों को बेसिकली इसमें। ठीक है, कोई कोई सवालात हैं अभी किसी के? अनम्यूट करके भी बता सकते हो आप लोग अगर कोई चीज़ है तो। अयास का एक आया था कैनोनिकल का, वो तो हमने कर दिया बेसिकली। ठीक है, तो अब मेन इसमें मकसद यही था कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो अनम्यूट इज़ नॉट अलाउड, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अच्छा, ज़बरदस्त, अनम्यूट इज़ नॉट अलाउड, ऐसा कैसे? अच्छा, अब हो रहा है अनम्यूट, अब हो रहा है, हो रहा है। हो रहा। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ऐसा भी होता है, अनम्यूट अनम्यूट करना रोक सकते हो, ये जबरदस्त है यार ये तो। ठीक है, तो हाँ जी, शाहरुख कोई सवाल है? वैसे मुझसे में एक चीज ये
कि कुछ हो ना हो, लेकिन वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना तो उसकी एसईओ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। रिस्पॉन्सिव तो ज़रूरी है, हाँ रिस्पॉन्सिव तो ज़रूरी है, और आई थिंक ये चीज़ तो स्टैब्लिश्ड है। अच्छा पॉइंट आपने रेस किया कि रिस्पॉन्सिव तो अब लाजमी है ना, अब तो आप वेबसाइट बना ही नहीं सकते विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिव। अब ये सवाल भी नहीं पूछ सकते आप कस्टमर से कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी या नहीं होगी। इस पे भी पाबंदी है बेसिकली, तो रिस्पॉन्सिव होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट्स मैं कैप्चर करना चाह रहा था ना, ज़्यादातर ये मैं वो करना चाह रहा था जो हमें नहीं लगता। अक्सर मेरी बात होती है टीम में लोगों से, इवन क्लाइंट से, तो उनको पता ही नहीं होता कि यार इस चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस है। कि भाई टाइटल टैग, मेटा टैग, ऑल टैग्स, ठीक है, कैनोनिकल, ठीक है, यानी लोगों को पता ही नहीं होता कि यार इन चीज़ों का कोई मकसद है, कोई पर्पज़ है बेसिकली। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम एटलीस्ट करें, और फिर ताकि आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखो और डिटेल में देखो फ्यूचर में ना कि और क्या चीज़ें हैं। मैंने बहुत ही क्विकली और बहुत ही हाई लेवल पे बताया है, इसमें बहुत ज़्यादा और डिटेल्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए बेसिकली। मुजाहिद कोई सवाल है? नहीं, मुझे एक चीज़ ऐड करनी है बस इसमें, जो कि थोड़ी सी इम्पोर्टेंट लग रही है। अ, हम लोग बेसिकली जो वेबसाइट्स बनाते हैं, क्योंकि स्वीडन का भी हम काफ़ी काम करते हैं, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, तो इनकी लैंग्वेजेस में ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं। तो नॉर्मली जिस तरह हम किसी यूआरएल के अंदर फर्स्ट का रेस्टोरेंट का नाम दिखा रहे हैं और उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर आता है, तो उसके स्लग्स बन जाते हैं गूगल में, जो कि एसईओ खुद भी रेकमेंड करता है कि स्पेशल कैरेक्टर स्लग में कन्वर्ट हो जाए। तो हम्म, स्लग को काफ़ी रेकमेंड करता है वो यूज़ किया जाए। और इसके लिए ना एसईओ के लिए बेसिकली हर प्लेटफॉर्म के लिए टूल किट्स आती हैं, जैसे डॉट नेट के अंदर भी ऑलरेडी मौजूद है, डॉट नेट कोर के लिए भी है, इनफैक्ट नोड के लिए भी, और इनफैक्ट काफ़ी सारे डेटाबेसेस भी सपोर्ट करते हैं, जैसे मोंगो डीबी के अंदर भी इनहेरिट सपोर्ट है इसकी। तो हम इन चीज़ों को उसमें यूज़ करें, तो बस ये एक इनपुट देना था मुझे। जबरदस्त, थैंक यू मुजाहिद। ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो यहाँ पे जो कि डिस्कस करना चाहे? ठीक है, सही है, परफेक्ट है। तो मैं ये वाली जो शीट है ये मैं फॉरवर्ड करूँगा, ये वीडियो तो आएगी आप लोगों तक उस शीट के थ्रू। बाकी इसको एचआर ऐप में मैं ऐड करवा दूंगा, और मे बी फ्यूचर में किसी पॉइंट पे जो है वो हम कोशिश करेंगे कि ये जो और कुछ सेक्शंस हैं, पेज स्पीड है, इस तरह की चीज़ें भी हम गो थ्रू करें।